वेलकम टू SPM IAS एकेडमी डेली आंसर राइटिंग सेशन। इस सेशन में मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, उससे रिलेटेड MCQs आपके साथ शेयर करता हूं और आप अपने आंसर सबमिट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। आज का क्वेश्चन है पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट के बारे में। क्वेश्चन इज डिवाइडेड इन 3 मार्क्स एंड इट इज़ टुगेदर ऑफ वर्थ ऑफ 15 मार्क्स विच हैज़ टू बी आंसर्ड इन 250 वर्ड्स। क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो आपसे पूछ रहा है व्हाट डू यू मीन बाय पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट। नेक्स्ट इट इज़ आस्किंग यू टू डिस्कस द नीड ऑफ द पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट, और उसके बाद वो आपसे बोल रहा है कि चैलेंजेस क्या हैं उसको एन्यूमरेट करना है। तो देखिए, 2 डायरेक्टिव वर्ड हैं इस क्वेश्चन में। पहला है डिस्कस। डिस्कस करने का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ, यू नीड टू डिस्कस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ दैट थिंग, जिसके साथ आपको प्रॉपर एग्जाम्पल्स और एविडेंसेस भी देने होते हैं। सेकेंडली इट इज़ आस्किंग यू टू एन्यूमरेट। एन्यूमरेट करने का मतलब है पॉइंट वाइज फॉर्मेट में आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के साथ बस उस चीज़ को लिख देना होता है। यहाँ पर जो आंसर करना है वो बिल्कुल एग्जैक्टली एज पर द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट करना है। जो क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं उन्हीं को ही आंसर करना है। इन द एंड यू विल राइट सम वे फॉरवर्ड ऑल्सो। The question is relevant from the paper for Indian agriculture perspective. There is no reference newspaper for this question. Let us see कि कैसे इसको लिखना है। सबसे पहला पार्ट है व्हाट डू यू मीन बाय पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट। इसको एक बार समझते हैं। देखिए, पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो भी इरिगेशन के एंड यूज़र्स हैं उन्हीं को ही पार्टिसिपेट कराना इरिगेशन सिस्टम के मैनेजमेंट का। आपको पता होगा इंडिया में जो 2 मेजर वेज ऑफ इरिगेशन है, फर्स्ट इज़ द कनाल इरिगेशन एंड द सेकंड इज़ द ग्राउंड वाटर इरिगेशन। ग्राउंड वाटर इरिगेशन जो होता है वो फार्मर अपने हिसाब से करता है, इंडिविजुअली करता है। लेकिन कनाल लेवल का जो इरिगेशन होता है जनरली सरकारें उसको स्टार्ट करती हैं, जो गवर्नमेंट होती है वो उसको स्टार्ट करती है। पहले के टाइम में ऐसा होता था कि जो गवर्नमेंट होती थी वही पूरा का पूरा कनाल इरिगेशन सिस्टम को स्टार्ट करती थी, बनवाती थी, मेंटेन करती थी, ऑपरेट करती थी और मैनेज करती थी। लेकिन धीरे धीरे ये रियलाइज़ हुआ है कि ये जो फार्मर हैं, जो एंड यूज़र होते हैं इस कनाल इरिगेशन सिस्टम के या फिर टैंक इरिगेशन सिस्टम के, जिसमें एक बहुत बड़ा टैंक बना के उससे कनाल्स निकाल के इरिगेट कराया जाता है, ये जो फार्मर्स हैं इन फार्मर्स को ही मैनेज करना चाहिए अपने इस इरिगेशन सिस्टम को। तो पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट ये एक ऐसी अप्रोच है जिसमें जो इरिगेशन के यूज़र्स हैं, एंड यूज़र्स दैट इज़ द फार्मर्स, उनको ही मैनेज करना होता है इरिगेशन सिस्टम को। तो यहाँ पर पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट में जो फार्मर होते हैं दे आर इन्वॉल्व्ड इन द ऑपरेशन, मैनेजमेंट एंड द मेंटेनेंस ऑफ द इरिगेशन सिस्टम। इन फार्मर्स को ऑर्गेनाइज करके इनकी पानी पंचायत बना दी जाती है या वाटर यूज़र एसोसिएशन बना दिया जाता है और उसके थ्रू ही ये मैनेज करते हैं। एक बार ज़रा जल्दी से हिस्ट्री देख लेते हैं पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट की। जैसा कि मैंने बताया था कि पहले जो कंट्रीज़ होती थी वो खुद से ही बनाती थी इरिगेशन प्रोजेक्ट को और मैनेज करती थी, लेकिन आज के टाइम पर वो अपोजिट कर रही हैं, जहाँ पर वो फार्मर को एनकरेज करते हैं कि वो अपना ऑपरेट करे, मैनेज करे, मेंटेन करे इरिगेशन सिस्टम को। भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स है, इसने 1985 में पहली बार ये बोला था कि फार्मर का पार्टिसिपेशन चाहिए होगा वाटर के मैनेजमेंट में फॉर द इरिगेशन पर्पस। इसके बाद नेशनल वाटर पॉलिसी 2002 में आती है और इसने ये बोला था कि ग्राम पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी को लगना चाहिए वाटर के मैनेजमेंट में। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स ने एक मॉडल पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट एक्ट बनाया हुआ है और उसको इम्प्लीमेंट करा गया है। स्टेट लेजिस्लेचर जो होती हैं उन्होंने इम्प्लीमेंट करा हुआ है। आपको पता होगा वाटर जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है, इट्स अ स्टेट सब्जेक्ट। सो स्टेट गवर्नमेंट्स का सपोर्ट चाहिए होता है इससे रिलेटेड किसी भी प्रोविज़न को इम्प्लीमेंट करने के लिए। एक बार ज़रा देख लेते हैं कैसे पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट होता है। देखिए, कोई भी अगर कनाल इरिगेशन का प्रोजेक्ट है तो वो जनरली कुछ इस पैटर्न का होता है, जहाँ पर एक मेजर रिवर होती है जो इधर फ्लो कर रही होती है। इस मेजर रिवर से निकलती है एक मेन कनाल, फिर वहाँ से निकलती हैं डिस्ट्रीब्यूटरी कनाल। जैसा आप देख सकते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटरी कनाल है। देयर कैन ऑल्सो बी अ ब्रांच कनाल और उससे डिस्ट्रीब्यूटरी कनाल निकल रही होंगी। फिर बिल्कुल एंड लेवल पर बनती है माइनर कनाल, और ये माइनर कनाल से ही फार्मर्स जो होते हैं वो अपने जो फील्ड है, एग्रीकल्चरल फील्ड, उसके लिए वाटर ड्रॉ करते हैं फ्रॉम दीज माइनर कनाल्स। तो
पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट में ऐसा होता है कि जो बिल्कुल माइनर कनाल हैं, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है एंड लेवल पर, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनाइज करना शुरू करते हैं यहाँ के फार्मर्स को जो कि इन माइनर कनाल से वाटर ड्रॉ कर रहे हैं। इन फार्मर्स को ऑर्गेनाइज करके हम बनाते हैं वाटर यूज़र एसोसिएशंस। इन माइनर कनाल्स के जो फार्मर हैं इनको ऑर्गेनाइज करते हैं और इनकी बनाते हैं वाटर यूज़र एसोसिएशन, ऑल्सो कॉल्ड एज द पानी पंचायत्स। देन एट अ डिस्ट्रीब्यूटरी लेवल हम लोग बनाते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी कमेटी। 5 या उससे ज़्यादा वाटर यूज़र एसोसिएशन जो होती हैं उनको कंबाइन करके बनाया जाता है डिस्ट्रीब्यूटरी कमेटी। वाटर यूज़र एसोसिएशन जो बिल्कुल बेसिक लेवल पर है, इसी का ही काम होता है टू इंश्योर कि जो इनकी कनाल है वो प्रॉपरली टाइम पर क्लीन हो जाए, जिससे कि उसमें सिल्टेशन ना हो, जिससे उसमें पानी ना भरे। दैट मीन्स उसको मेंटेन करके रखा जाए। इन्हीं का ही काम होता है कि जो वाटर है उसका प्रॉपरली यूज़ हो रहा है, वेस्ट नहीं हो रहा है। दैट मीन्स उसको मैनेज प्रॉपरली करा जाए और टाइमली एक ही टाइम पर सारे फार्मर वाटर यूज़ भी कर लें, ऑपरेशन एक टाइम हो। देखिए आपको पता है इरिगेशन में टाइम पर वाटर मिलना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर जब कनाल में वाटर हो तो उस टाइम पर ही सारे के सारे यूज़र्स उसको यूज़ कर लें। तो इसके लिए फार्मर्स को प्लानिंग करनी पड़ती है कि टाइमली वाटर जो है उसको वो लोग अपनी फील्ड में डाल लें। ऐसा ना हो कि जब वाटर नहीं हो तब कोई फार्मर डिमांड करे। तो इसीलिए वाटर यूज़र एसोसिएशन बनाई जाती है बिल्कुल माइनर लेवल पर, जो लोग अपने हिसाब से प्लान कर लें, ऑपरेट कर लें, मैनेज करें और मेंटेन करें उन कनाल्स को, उनकी टाइमली क्लीनिंग कराते रहें, सिल्टेशन हटवाते रहें। देन डिस्ट्रीब्यूटरी कमेटी होती है जो कि वाटर यूज़र एसोसिएशंस को गाइड करती है कि कैसे आपको अपना काम करना है, कैसे आपको पानी सही से विड्रॉ करना है। एंड देन एट द एंड लेवल यू हैव अ मेन कनाल लेवल पर आपकी होती है प्रोजेक्ट कमेटी, जिसके अंडर होती है डिस्ट्रीब्यूटरी कमेटी और ये फाइनल इंस्ट्रक्शन पास ऑन करती है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करा जाता है फॉर द कनाल इरिगेशन एट द वेरियस लेवल बाय फॉर्मिंग वेरियस एसोसिएशंस ऑफ द फार्मर्स। नाउ लेट अस लुक एट कि इस PIM के पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। देखिए इसके ऑब्जेक्टिव समझने के लिए सबसे पहली बात आपको समझनी होगी कि जब फार्मर को इन्वॉल्व करा जाता है इस इतने बड़े प्रोजेक्ट में और उसको पार्टिसिपेट करने को मिलता है तो उसके अंदर आता है सेंस ऑफ ओनरशिप। उसको लगता है ये कनाल को मेंटेन करना, उसकी प्रॉपर देखभाल करना, उसको टाइम में उसमें पानी आए और जितना सबको चाहिए उतना है, ये उसका काम है। तो इसीलिए माइनर लेवल पर जब बिल्कुल बनती हैं वाटर यूज़र एसोसिएशन तो ये इंश्योर करने लगती हैं बिकॉज इनके अंदर आती है सेंस ऑफ ओनरशिप। अब जब ओनरशिप का सेंस आता है, लोगों को लगता है, फार्मर्स को लगता है कि ये उनकी है, तो उससे एक फ़ायदा होता है। फ़ायदा ये होता है कि इकोनॉमी ऑफ वाटर यूज़ आती है। आपको पता होगा कि कोई चीज़ अगर आपकी अपनी है तो आप उसको बचा बचा के यूज़ करते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ सरकारी होती है, आपको पता है कि वो सरकार की है, तो आप उसको कैसे भी बर्बाद करने में लगते हैं। जब ओनरशिप का सेंस आता है फार्मर्स के बीच में तो वो बचा के वाटर को यूज़ करते हैं। उनको लगता है कि लिमिटेड वाटर है, सही से उनको यूज़ करते रहना है, तो इस वजह से वो बेटर तरीके से यूज़ करते हैं। उनको पता होता है कि वाटर लिमिटेड टाइम तक ही मिलेगा, इस कनाल की देखभाल भी उन्हीं को ही करनी है, उनको प्रॉपरली इंश्योर करा जाना है कि पानी को वो ठीक से इस्तेमाल करें, तो वो बेटर तरीके से पानी को यूज़ करते हैं, वेस्ट नहीं होने देते हैं। फार्मर आपस में ही मिल करके इंश्योर कर लेते हैं कि सबकी फील्ड में पानी मिल जाए, ऐसा ना हो कि कोई एक ही है जो सारा पानी ड्रॉ कर ले रहा है या वेस्ट कर रहा है। सो देयर इज़ एन इकोनॉमी ऑफ द वाटर यूज़, प्रॉपरली यूज़ होता है। दूसरा फ़ायदा होता है ओनरशिप आने से कि वो लोग मेंटेन भी खुद से ही करते हैं। जब अपनी चीज़ होती है तो मेंटेन भी करना पड़ता है खुद से। इन दोनों का फ़ायदा होता है कि देयर इज़ एन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द वाटर, अच्छे से पानी का यूटिलाइजेशन हो रहा होता है। जब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है तो सर्विस डिलीवरी बेटर हो जाती है। भाई कोई भी चीज़ है, कोई भी सिस्टम है जिसको अगर आप ठीक से यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि वो चीज़ जो है वो अच्छे से ही काम करेगी, बेटर तरीके से काम करेगी। आप कोई भी अगर व्हीकल को भी देख लें या कुछ भी देख लें जिसका आप बेटर यूटिलाइजेशन करेंगे तो वो परफॉर्मेंस उसकी बेटर हो जाती है, वो सर्विस डिलीवरी उसकी अच्छी होने लगती है। तो जब इस टाइप के किसी इरिगेशन प्रोजेक्ट की सर्विस डिलीवरी अच्छी होने लगती है तो उसका फ़ायदा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब उसका बेनिफिट लेते हैं। वो फार्मर जो कि कनाल इरिगेशन से नहीं भी जुड़े थे
दे वर डिपेंडेंट ऑन द ग्राउंड वाटर और ओनली ऑन द रेन फेड एग्रीकल्चर, जिसमें उनको मतलब ही नहीं था इरिगेशन से. दे वुड ऑल्सो वॉन्ट टू टेक द एडवांटेज ऑफ दिस गुड सिस्टम विच इज़ वर्किंग. सो देर इज़ मोर पार्टिसिपेशन फ्रॉम द फार्मर. जब ज़्यादा पार्टिसिपेशन होती है तो देर इज़ एन इक्विटी इन द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब हर फार्मर चाहता है कि उसे बराबरी से मिलती रहे और सबको इसका बेनिफिट मिलता है. देर बिकम्स एन इक्विटी इन द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये सारे ही ऑब्जेक्टिव्स होते हैं पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट का. मैंने इस डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है. अगर आप गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में देखेंगे तो यही सारे कीवर्ड्स के साथ सेंटेंसेस बनाए गए हैं. दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट इज टू प्रमोट सेंस ऑफ ओनरशिप. देन वी वांट टू इंक्रीज द इकोनॉमी ऑफ द वाटर यूज. वी वांट टू इंश्योर दैट द इरिगेशन सिस्टम्स आर वेल मेंटेन्ड. देयर इज एन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द इरिगेशन सिस्टम एंड सो ऑन सो फोर्थ. अब आ जाते हैं क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट पर, दैट व्हाट इज़ द नीड ऑफ द पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट इन इंडिया. देखिए, पहली नीड तो ये होती है कि इरिगेशन जो होता है वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो अगर इरिगेशन अच्छे से हो पा रहा है तो ऑब्वियस है कि प्रोडक्शन बढ़ जाएगा हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर का, और एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ने से एग्रीकल्चरल इकोनॉमी बूम करेगी और फार्मर्स को फ़ायदा मिलेगा. सेकेंड होता है पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट कि गवर्नमेंट का जो पार्टिसिपेशन है इरिगेशन में वो थोड़ा कम होना चाहिए. आपको पता है इरिगेशन प्रोजेक्ट्स एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं कनाल इरिगेशन प्रोजेक्ट को बनाना, और गवर्नमेंट के पास इतना पैसा होता भी नहीं है. लिमिटेड बजट है जिसमें उसको बहुत सारे काम करने हैं. तो उसके अपने लिमिटेड बजट में अगर उसको काम करना है तो ज़रूरी है कि फार्मर्स को, जो कि एंड यूज़र हैं उस इरिगेशन के, जिनको बेनिफिट मिलने वाला है, उनको खुद से ही पार्टिसिपेट करना चाहिए इस पूरे प्रोसेस पर. थर्ड प्रॉब्लम होती है इरिगेशन सिस्टम में कि जो पहले के बने इरिगेशन सिस्टम हैं उनको मेंटेन करना एक्सपेंसिव है अगर सरकारें उनको खुद से ही मेंटेन करें. और तो और जब इरिगेशन से रिलेटेड कोई टैक्स लिया जाता है फार्मर से तो वो भी बहुत कम मिल पाता है, उसकी रिकवरी ही नहीं हो पाती. बहुत डिफ़िकल्ट है टैक्सेस कलेक्ट कर पाना या चार्जेस कलेक्ट कर पाना इरिगेशन पर्पस के लिए फार्मर से, छोटे छोटे फार्मर से. तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि पहली चीज़ मेंटेन करना इरिगेशन कनाल को, इरिगेशन सिस्टम को, वो एक्सपेंसिव है तो सरकारों के पास उतना पैसा नहीं होता है. और दूसरा, उस इरिगेशन सिस्टम से कुछ रिटर्न भी नहीं आ रहा है क्योंकि रिकवरी हो नहीं पा रही है. जो भी चार्जेस हैं, जो भी ड्यूज़ हैं जो फार्मर को देने हैं वो आराम से मिल नहीं पा रहे. तो गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि ऐसे किसी इरिगेशन सिस्टम को मैनेज कर पाना. तो अगर पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट हो और फार्मर खुद से ही मैनेज करना शुरू कर दे, खुद से ही क्लीन कराए, खुद से ही इंश्योर करे कि पानी का वेस्ट ना हो, तो गवर्नमेंट के लिए ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मैनेजमेंट करना. फोर्थ रिक्वायरमेंट है कि हमको अपने वाटर को बेटर तरीके से यूज़ करना है. जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारी कंट्री में फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में वाटर का ओवर यूज़ होता है, और उसके लिए मैंने इकोनॉमिक सर्वे से आपको ये फैक्ट भी दिया हुआ है दैट वी यूज़ 2 to 4 times मोर वाटर. तो ऐसे में अगर पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट होने पर हमें बेटर वाटर यूज़ हो पाएगा, हम अच्छे से पानी का यूज़ करेंगे क्योंकि ये इसका एक बेनिफिट भी है. लास्ट पॉइंट है रिक्वायरमेंट का कि हमें ग्राउंड वाटर पर डिपेंडेंसी कम करनी है. देखिए, अगर अभी का आप इरिगेशन देखेंगे तो हमारा मेजर चंक जो है इरिगेशन का, जो मेजर पार्ट है, दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द ग्राउंड वाटर. जैसे आप देख सकते हैं ट्यूबवेल में 46%, अदर वेल में 16%. तो बहुत ज़्यादा पानी जो है वो ग्राउंड वाटर पे ही हम लोग डिपेंडेंट हैं इरिगेशन के लिए. सेकेंड पे है कनाल 24%. सिंस इंडिपेंडेंस कनाल एरिया हैज़ बीन डिक्रीजिंग एंड टैंक एरिया हैज़ ऑल्सो बीन डिक्रीजिंग. तो ऐसे में अगर हम इस इरिगेशन जो टैंक और कनाल है इसको प्रॉपरली बढ़ा पाएँ और अपनी जो डिपेंडेंसी है ट्यूब वेल्स पर इसको कम कर पाएँ, सो दैट इज़ गोइंग टू बी अ गुड थिंग. वी वांट टू डिक्रीज द डिपेंडेंसी ऑन द ग्राउंड वाटर. नेक्स्ट, लेट अस लुक एट द थर्ड पार्ट, दैट व्हाट आर द चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग द पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट. देखिए, इरिगेशन जो होता है इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है कि वाटर जो है दैट इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट. तो स्टेट गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना पड़ता है. अब हम किसी और स्टेट की क्या बात करें, हमारे आसाम ने ही इससे रिलेटेड कोई पॉलिसी नहीं बना रखी है. तो पहली चीज़ तो ये है कि स्टेट गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेने होंगे.
सेकंड प्रॉब्लम ये होती है कि जो पुराने इरिगेशन कनाल हैं, अगर उसके मैनेजमेंट के लिए या वहाँ पर पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट के लिए फार्मर को कन्विंस करा जाता है तो वो बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि फार्मर्स को पता होता है कि जो पुरानी इरिगेशन कनाल हैं उनकी हालत बहुत ही ख़राब है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि वो इरिगेशन कनाल्स को टाइमली क्लीन करा नहीं गया है। उनके जो नीचे इरिगेशन कनाल से बहुत सारा वाटर वैसे ही लॉस्ट हो जाता है। उनके जो बेड्स हैं और जो बैंक्स हैं, जो किनारे होते हैं और नीचे का पार्ट होता है इरिगेशन कनाल का, दैट हैज़ बीन इरोडेड मैनी टाइम्स। तो ऐसे में फार्मर जो होता है वो चाहता नहीं है ऐसी किसी भी इरिगेशन प्रोजेक्ट को ओन करना, क्योंकि उसको लगता है इसमें मेहनत बहुत लगेगी, उतना ना फंड्स है ना उतना मेहनत करा जाएगा, तो वो लोग ओन नहीं करना चाहते हैं। एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फॉर्म पानी पंचायत्स विद द सच इरिगेशन कनाल्स। थर्ड प्रॉब्लम आ जाती है कि जो वाटर की डिलीवरी होती है कनाल की, ये अभी भी काफ़ी सेंट्रलाइज्ड मैनर पर है। जैसा कि अभी डायग्राम में दिखाया था कि जो भी हमारी माइनर कनाल्स हैं या डिस्ट्रीब्यूटरी कनाल्स हैं उसमें वाटर आता है मेन लेवल पर। अब वाटर का जो फ्लो है वो कंट्रोल करती है अभी भी कोई सेंट्रल अथॉरिटी, जो भी उस इरिगेशन प्रोजेक्ट की अथॉरिटी बनाई जाती है। फार्मर्स को हमेशा यही लगता है कि वाटर का आना या नहीं आना तो वो लोग कंट्रोल कर नहीं पाएंगे, और ऐसे में उनको हमेशा ये डर होता है कि सपोज़ अगर उनको इरिगेशन के लिए वाटर चाहिए, उन्होंने सोइंग इस तरह से करी है, सपोज़ अगर उस टाइम पर वाटर नहीं आया तो वो किससे जा कर के क्या कंप्लेन करेंगे। तो उनको लगता है कि इरिगेशन जो कनाल का है वो रिलायबल नहीं है, अनरिलायबल मेथड्स है, और जैसी उनकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मिलता नहीं है। तो वो चाहते भी नहीं हैं ऐसे किसी प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना जिसमें उनके हिसाब से उनको पानी नहीं मिल पाता है उनकी नीड्स के हिसाब से। इसके बाद फोर्थ प्रॉब्लम आ जाती है कि देयर इज़ अ लैक ऑफ द फंड्स, टेक्निकल नो हाउ कि उनको पता नहीं है कैसे करना है, और गवर्नमेंट सपोर्ट का इन दिस प्रोजेक्ट। और उसके अलावा कुछ माइनर इश्यूज़ भी होते हैं, लोकल लेवल विलेज पॉलिटिक्स भी हो जाती है। इन द नॉर्दर्न इंडिया विलेज देयर आर डिविजन्स अक्रॉस द कास्ट लाइन ऑल्सो, जिसकी वजह से पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट ठीक से हो भी नहीं पाता है। अब देखते हैं ऐसे में वे फॉरवर्ड क्या है और हमें क्या करना चाहिए। देखिए, इस क्वेश्चन में वे फॉरवर्ड पूछा नहीं गया है, तो बस मैं 2-3 पॉइंट ही बताऊंगा यहाँ पर वे फॉरवर्ड के। पहला पॉइंट है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको एक सेपरेट फंड कर देना चाहिए पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट्स को सपोर्ट कराना चाहिए। देन जितने भी पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट में इंश्योर करना है कि हर कोई पार्टिसिपेट करे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि विमेन फार्मर, दलित फार्मर, इन सब का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, और रेगुलर मॉनिटरिंग और असेसमेंट भी हो जाए पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट का, जिससे कि हमें पता चले कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है। In this question you can provide a very simple conclusion by saying कि वाटर एक स्कार्स रिसोर्स है तो हमें उसको प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए, और पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट ये इंश्योर कर पाता है। Now there are few MCQs based from this topic which are given here. You can attempt these and write your answer in the comment section. The answers of the previous topic are given here. You can see the answers. This is all from my side. Thank you.